तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो पढ़ाई जंक्शन में आपका स्वागत है। तो आज आपको हम बताने वाले हैं बीएड सेमेस्टर 4 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी लिंग विद्यालय और समाज, जो एक सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन सब हैं, जो आपके 20 तारीख को जीवाजी यूनिवर्सिटी द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें आने की लगभग 90% संभावना है। तो आप ज़रूर से ज़रूर इस प्रश्नों को पढ़ें ताकि आपको एग्ज़ाम में लिखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि पहला प्रश्न है, लिंग की अवधारणा स्पष्ट कीजिए तथा विभिन्न अर्थ बताइए। तो आप जानते होंगे कि लिंग यानी जेंडर तो समाज द्वारा निर्धारित स्त्री और पुरुष की भूमिकाओं और व्यवहारों और जिम्मेदारियों को दर्शाता है कि यह जैविक भिन्नता नहीं बल्कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक निर्माण है। तो समाज तय करता है कि स्त्री और पुरुष को कैसे व्यवहार करना है। ये जन्म निर्धारित नहीं करती है, ये समाज निर्धारित करती है कि पुरुषों का काम क्या है और स्त्रियों का काम क्या है, उनको किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो लिंग के विभिन्न अर्थ दिए गए हैं, जैसे कि सामाजिक पहचान है, स्त्री पुरुष की भूमिकाएं हैं, समानता एवं असमानता का आधार है और साथ ही साथ सांस्कृतिक अपेक्षाएं और अधिकार एवं अवसरों का विभाजन है। तो आज के समय में जेंडर इक्वलिटी पर विशेष बल दिया जा रहा है ताकि सभी को समान अवसर मिल सके। अभी देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे वो रूढ़िवादितां ख़त्म हो रही है कि जो पहले थे रूढ़िवादिता के कारण क्या है, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जा रहा था, लिंग में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था कि अगर स्त्री है तो उनको घर के ही काम करने होंगे, जबकि पुरुष है तो वो बाहर के काम करेंगे, वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, महिलाएं बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर सकती है। तो धीरे धीरे इन रूढ़िवादियों को ख़त्म किया जा रहा है। तो चलिए आगे दूसरा प्रश्न क्या है कि लैंगिक भेदभाव के मुख्य कारण तथा उसे दूर करने के उपाय। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि लैंगिक भेदभाव का कारण क्या है कि अशिक्षा। लोग क्या है अभी शिक्षित नहीं होने के कारण वो क्या हो रहे हैं कि ज़्यादातर भेदभाव कर रहे हैं और उनके अंदर जो सोच रूढ़िवादिता सोच, ये सबसे बड़ा दिक्कत है समाज के लिए कि रूढ़िवादिता सोच अगर रहेगी तो समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। और साथ ही साथ हमारा जो भारत है ये पितृसत्तात्मक समाज है, क्योंकि यहाँ पर पिता के ही अनुसार चलता है। अगर लड़कियां का जब तक शादी नहीं होते हैं तो वो पिता के अनुसार उसको चलता पड़ता है और शादी के बाद उनको पति के अनुसार चलना पड़ता है। एक रूढ़िवादी सोच है, लेकिन समाज में धीरे धीरे इसमें भी क्या आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। तो इन्हीं कारणों के कारण क्या होते हैं, यहाँ पर भेदभाव होते हैं। और आर्थिक निर्भरता भी है, उसके बाद बाल विवाह एवं दहेज। तो इन सब कारणों के कारण क्या हो रहे हैं, लिंग में भेदभाव की जा रही है। तो उसका उपाय क्या है? तो सबसे ज़्यादा क्या है, शिक्षा। शिक्षा एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके माध्यम से ही समाज को आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अगर समाज में चाहिए आपको बदलाव तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, आपको शिक्षा का प्रसार करना पड़ेगा। शिक्षा का प्रसार कीजिएगा, लोग शिक्षित होंगे तभी एक समाज, एक उत्तम समाज का क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है। महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलने चाहिए ताकि क्या हो कि उनके साथ भी भेदभाव ना हो कि ये महिलाएं हैं, इनको घर के ही काम करने होंगे, ये बाहर के काम नहीं कर सकते हैं। और कानूनों का भी सख्ती से क्या होना चाहिए, पालन होना चाहिए कि हर जगह पर दोनों को, चाहे लड़कियां गलती करें उनको भी उसी प्रकार से सज़ा दी जानी चाहिए और लड़के गलती करते हैं तो उनको भी सज़ा दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अगर कहीं पर अगर काम भी करवाया जा रहा है तो लड़कियों को मजदूरी कम दिया जाए और लड़कों को ज़्यादा दिया जाए। तो ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर इन चीज़ों को अगर दूर किया जाएगा तो समाज में लिंग भेदभाव को भी दूर किया जा सकता है। और जागरूकता अभियान, साथ ही साथ क्या है, लोगों को आपको जागरूक भी करना पड़ेगा। अगर जागरूक आप कीजिएगा तो एक दूसरे से क्या करेंगे, हेल्प होते हैं। क्या होते हैं कि कड़ियाँ धीरे धीरे जो है छोटी छोटी कड़ियाँ ही जोड़ के क्या बनाती है, एक पूरे समाज का निर्माण करती है ना। परिवार एक लोग से नहीं बनते हैं, पूरे घर के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनसे मिलकर बनते हैं परिवार, और जितने भी परिवार हैं उनसे मिलकर बनते हैं समाज। तो सभी को एक दूसरे के साथ क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा, सभी को जागरूक करना पड़ेगा ताकि इस समाज में इन भेदभावों को दूर किया जाए।
और लड़का लड़की में समान व्यवहार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लड़की हैं तो उनको कम देखा जाए और लड़कों को ज़्यादा उसको माना जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज से इन कुरीतियों को ख़त्म करना चाहिए, उनको लोगों को सोच में परिवर्तन लाना चाहिए, तभी इस समाज में ये लिंग भेदभाव को कम किया जा सकता है और लैंगिक समानता से समाज का समग्र विकास भी संभव है। तो हमने अभी तक जाना 2 क्वेश्चन के बारे में, और तीसरा क्वेश्चन कहता है कि भारतीय परिवार एवं समाज में लैंगिक भूमिका से संबंधित चुनौतियाँ लिखिए। कि भारतीय समाज में महिलाओं और पुरुषों की भूमिका पहले से तय मानी जाती है कि लड़कों को क्या काम करना है, लड़कियों को क्या काम करना है। महिलाओं को घरेलू कार्यों तक सीमित समझा जाता है, जबकि पुरुषों को कमाने वाला माना जाता है। तो उनके लिए क्या है, मुख्य चुनौतियाँ क्या है यहाँ पर कि शिक्षा में असमानता है, लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है जबकि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो इसी के लिए सरकार ने भी कई योजना चालू की है कि ताकि लड़कियों को भी पढ़ाया जा सके। और निर्णय लेने में महिलाओं को कम भागीदारी, आप देख सकते हैं कि कई जगहों पे निर्णय लेने के लिए अधिकार किसको है, पुरुषों को है। लगभग हर एक घरों में आप देख सकते होंगे कि ज़्यादातर पुरुष ही सभी चीज़ों का निर्णय लेते हैं। और साथ ही साथ आप देखते होंगे घरेलू हिंसा, ये भी एक चुनौती है कि घरेलू हिंसा भी बहुत बड़ी आजकल विचार हो रहे, मतलब क्या कहना चाहते हैं कि अगर घरेलू हिंसा होगी तो महिलाओं को कहीं ना कहीं बाधित होना पड़ता है हर चीज़ के लिए। और रोज़गार में भी जैसे देखते होंगे आप भेदभाव हो रहा है ना, कि अब जैसे भी आपको पहले भी क्वेश्चन में आपको बताया कि आज क्या हो रहा है कि धीरे धीरे इसमें बदलाव हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पर देखा गया है कि लड़कों को ज़्यादा मजदूरी दिया जाता है जबकि लड़कियों को कम मजदूरी दिया जाता है। और आप देखते होंगे इनका मुख्य चुनौती ये भी है कि बाल विवाह और दहेज, ये बहुत बड़ी चुनौती है समाज के लिए, क्योंकि अभी भी हमारे भारत को इतने साल आज़ाद होने के बाद भी आज भी बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पर बाल विवाह हो रही है, दहेज प्रथा है। तो इन चीज़ों को धीरे धीरे ख़त्म करना पड़ेगा और इसको ख़त्म करने के लिए लोगों को शिक्षित करना अति आवश्यक है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए समान शिक्षा और सामाजिक जागरूकता आवश्यक है। अगर आप लोग लड़कियों को भी उतना ही पढ़ाइएगा, लड़कियों को भी उतना ही पढ़ाइएगा तो दोनों बराबरी आ जाएंगे। तो कहीं पर ये बाल विवाह, लोग जानकार होंगे तो ऑटोमेटिक क्या होंगे कि पहले के ज़माने में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है था, लेकिन जबकि आज देखिए कि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और उसको पढ़ा भी रहे हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है कि लैंगिक असमानता समाप्त करने में पाठ्यपुस्तकों की क्या भूमिका। आखिरकार ये पुस्तक किस प्रकार से इन असमानताओं को ख़त्म करती है। तो पाठ्यपुस्तकें बच्चों के विचार निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी उनको ये बताया जाता है कि आपका कैसा विचार होना चाहिए ताकि समाज में इन भेदभावों को कम किया जाए। यदि पुस्तकों में स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से दर्शाया जाए तो बच्चों में समानता की भावना विकसित होती है। अगर उनको बताया जाए कि स्त्री भी वो कर सकती है जो पुरुष कर सकते हैं तो एक उज्जवल, एक उत्तम समाज का निर्माण हो सकता है। तो पाठ्यपुस्तकों में महिलाओं की सकारात्मक भूमिका वैज्ञानिक, नेता, शिक्षिका के रूप में चित्रण होना चाहिए ताकि उनको क्या होने अंदर से विश्वास हो और लोग जागरूक हो सके कि अगर लड़कियों को भी पढ़ाया जाएगा तो वो भी वैज्ञानिक बन सकते हैं, वो भी डॉक्टर बन सकते हैं, वो भी शिक्षिका के रूप बन सकते हैं। यानी एक सकारात्मक भूमिका को दिखाना पड़ेगा। और लैंगिक रूढ़ियों से मुक्त सामग्री बच्चों में समान और समानता का विकास करती है और इस प्रकार पाठ्य पुस्तकें लैंगिक असमानता समाप्त करने का प्रभावी माध्यम भी है। और स्कूल नेचर यानी क्या कहता है कि विद्यालय पोषण से आप क्या समझते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विद्यालय पोषण का अर्थ है कि विद्यालय द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु सहयोगात्मक वातावरण प्रदान करना, यानी एक ऐसा वातावरण का निर्माण करना चाहिए कि जिससे वो उसका उज्जवल भविष्य प्रदान हो और उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी आना चाहिए और इसमें प्रेम, सुरक्षा, अनुशासन और मार्गदर्शन भी शामिल होना चाहिए ताकि क्या हो सके उनमें जागरूकता की ज़्यादा। तो साथ ही साथ उदाहरण के लिए बताया गया है कि शिक्षक यदि कमज़ोर विद्यार्थियों को विशेष सहायता देते हैं और सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करते हैं तो यह नेचरिंग वातावरण कहलाता है। और ऐसा वातावरण बच्चों के आत्मविश्वास और नैतिक विकास में क्या करती है, सहायक होता है। छठा क्वेश्चन कहता है किशोरावस्था
कि विद्यार्थियों को यौन एवं लैंगिकता संबंधित मार्गदर्शन कैसे दिया जा सकता है। तो किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, इसलिए ये सही मार्गदर्शक आवश्यक है, क्योंकि विद्यालय में यौन शिक्षा दी जाए, है ना, इसके बारे में भी बताया जाए, परामर्श और काउंसलिंग की व्यवस्था किया जाए कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाए, अभिभावक और शिक्षक खुलकर बात करें, गलत जानकारी और अफवाहों से बचाया जाए। तो इससे किशोर स्वस्थ एवं जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। अगर उनको सही जानकारी दिया जाएगा तो किशोरियाँ भी आगे जाके उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगी। और विद्यालय में लड़कियों के लिए यौन शिक्षा क्यों आवश्यक है, आखिरकार ये जरूरी क्यों है? तो यौन शिक्षा लड़कियों को उनके शरीर, स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में सही जानकारी देती है और इससे वे मासिक धर्म, स्वच्छता और पोषण से बचाव के बारे में भी जागरूक होते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, इन समय में क्या कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो यह शिक्षा आत्मविश्वास बढ़ाती है तथा गलत धारणाओं को दूर करती है। तो यौन शिक्षा से लड़कियां अपने अधिकारों को समझती है और स्वस्थ जीवन जीने में सक्षम बनती है। तो अगला क्वेश्चन है पितृसत्ता अथवा नारीवाद की अवधारणा। तो पितृसत्ता वह सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों को अधिक अधिकार और शक्ति प्राप्त होती है, महिलाओं को कम महत्व दिया जाता है। नारीवादी महिलाओं के समान अधिकार, समान और अवसर के मांग करने वाला विचार है और इसका उद्देश्य लैंगिक असमानता स्थापित करना है। नारीवादी महिलाओं के शिक्षा, रोजगार और स्वतंत्रता के अधिकार का भी समर्थन करती है। और अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा में समान अवसर हेतु आवश्यक सुझाव। तो सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, लड़का लड़की में समान व्यवहार, गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, विद्यालयों में सुरक्षित वातावरण, महिलाओं शिक्षकों का नियुक्ति होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या बढ़ना चाहिए। तो इन उपायों से शिक्षा के समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवन कौशल शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो जीवन कौशल शिक्षा वह शिक्षा है जो व्यक्ति को दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करने योग्य बनाती है, जिसमें निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास, संचार कौशल और समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। तो विद्यालयों में जीवन कौशल शिक्षा विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनने में क्या करती है, सहायता करती है। तो इससे वह सामाजिक और मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। और यौन शिक्षा के स्रोत एवं महत्व क्या है। तो स्रोत है परिवार, विद्यालय, पुस्तक, मीडिया, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, ये सब क्या है, यौन शिक्षा के स्रोत है। और महत्व क्या है कि सही जानकारी प्राप्त होती है, स्वास्थ्य संबंधित जागरूक बढ़ती है, उसके बाद गलत धारणाएं दूर होती है, यौन शोषण से बचाव होता है और आत्मविश्वास विकसित होता है। इनके क्या है, ये महत्व होते हैं। जीवन कौशल एवं जेंडर में संबंध। तो जीवन कौशल शिक्षा लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है और यह लड़का और लड़की दोनों में आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और समान की भावना विकसित करती है। तो जीवन कौशल से व्यक्ति भेदभाव का विरोध करना सीखता है तथा समानता और सहयोग की भावना विकसित होती है। इस प्रकार जीवन कौशल और जेंडर एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। भारत में बालिका शिक्षा के विकास में मीडिया भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो मीडिया बालिका शिक्षा के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टीवी, रेडियो, समाचार पत्र और सोशल मीडिया द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता है। सरकारी योजना और प्रेरणात्मक कहानियों से माध्यम से लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मीडिया समाज की रूढ़ियों को तोड़ने तथा समानता की भावना विकसित करने में क्या करती है, सहायता करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पता चलता है कि लड़कियों भी बहुत कुछ कर सकती है। अगर लड़कियों को पढ़ाया जाए तो वो भी चाँद पे पहुँच सकती है, वो भी इंजीनियर बन सकती है, वो भी डॉक्टर बन सकती है। और आखिरी क्वेश्चन आज आपको बताने वाला हूँ कि यौन शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु व्यवहारिक सुझाव दीजिए। तो विद्यालय में जैसा कि विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त हो और छात्रों की आयु के अनुसार जानकारी दी जाए, अभिभावकों की सहभागिता हो और स्वास्थ्य विशेषज्ञ द्वारा मार्गदर्शन भी दिया जाए, खुला एवं सुरक्षित वातावरण बनाया जाए, पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा को शामिल किया जाए। तो इन उपायों से यौन शिक्षा अधिक प्रभावी और उपयोगी बन सकती है। तो चलिए, आपको धन्यवाद आप इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे ही आपको वीडियो और भी देता रहूँगा जिससे कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। धन्यवाद।